हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सकुशल होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की आशा रखता हूँ। कल 6 अप्रैल था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य में परिवारवाद और राष्ट्रवाद, इन दोनों शब्दों का अच्छे से विश्लेषण किया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी विकासवाद और समाजवाद पर भी अपनी टिप्पणी की। तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे कल बहुत ही जोश और उत्सव में थे, क्योंकि भाई पार्टी की स्थापना दिवस था, पार्टी का हैप्पी बर्थडे था। तो एंजॉय किया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बड़े बड़े लीडर्स ने। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पार्टी के इतिहास के बारे में और पार्टी के वर्तमान के बारे में। पार्टी कहाँ थी, पार्टी क्यों बनाई गई, पार्टी कब बनी थी और आज पार्टी किस स्टेज पर है। तो बात 1980 के दौर की है, जब उस समय के आम चुनाव चल रहे थे और कांग्रेस 353 सीट जीत के उस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी और अपनी सरकार बनाई। वहीं इस आम चुनाव में जनता पार्टी को महज 31 सीटें मिली। ये वही जनता पार्टी थी जिसने 1977 में अपनी सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महज 3 वर्षों में ही पार्टी पूर्ण बहुमत से सीधे अपने 31 सीटों पे आ गई। तो जब पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता जो थे, वो एक हॉल में बैठे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई, तो जब इस हार का विश्लेषण किया गया, इस हार पर चर्चा की गई, तो जो एक बात बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आई वो ये थी कि पार्टी के कुछ लीडर्स वो दोहरी मानसिकता की राजनीति कर रहे थे। बड़े बड़े नेताओं ने ये ब्लेम किया कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी को दूसरी गतिविधियों में डाल रहे हैं या उनके विचारों में कुछ द्वंद्व है। कारण ये था कि 1977 में जो सरकार बनी थी वो छोटे छोटे अथवा जो भी विपक्षी पार्टियां थी उनको मिला के एक संगठन बनाया गया और उनकी सरकार बनी। तो जाहिर सी बात है कि जब अलग अलग प्रकार के संगठन मिलते हैं तो विचारों में तो द्वंद्व रहता ही है, विचारों में भेद तो रहता ही है। तो समाजवादी विचारधारा के जो नेता थे उन्होंने कुछ नेताओं पे, पार्टी के कुछ नेताओं पे, संगठन के जो गठबंधन था उसके कुछ नेताओं पे ये ब्लेम किया कि ये जो लीडर्स हैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए काम कर रहे हैं और इनके पास एक ऐसा ऑप्शन है, इनको बैन करना चाहिए, इनको एक ऐसा ऑप्शन देना चाहिए कि या तो आप आरएसएस के लिए काम करें, या तो आप आरएसएस की विचारधारा पे काम करें, या फिर आप पार्टी के साथ काम करें। मतभेद गहराया, धीरे धीरे विवाद आगे बढ़ा। हुआ आखिरी में वही। तो दिन था 6 अप्रैल और वर्ष 1980। उन्हीं भारतीय जनसंघ के नेताओं ने, जो जनता पार्टी से अलग हुए थे, जिनकी विचारधारा आरएसएस से मिलती थी, जो आरएसएस के लीडर थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का स्तंभ रखा, एक नई पार्टी का आविष्कार किया, एक नए संगठन की नींव डाली और उस संगठन के नए संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया। तो पार्टी को मजबूत करने का काम खूब तेज़ी से चला। बड़े बड़े नेता लगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबने पूरी ताकत झोंक दी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। बीते 1 साल बीता, 2 साल बीता, लेकिन एक ऐसा समय आया जब देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना हुई 1984 में। 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और कांग्रेस उस समय एक डिसीजन लेती है कि जल्दी से चुनाव कराए जाएं और इलेक्शन कमीशन की घोषणा करते ही 1984 में भारतीय जनता पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ रही थी और उस चुनाव में कांग्रेस 404 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी बन के उभरी, सत्ता हासिल की।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सिर्फ 2 सीटें आई। उस कांग्रेस के लहर में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सिर्फ 2 सीटें आई। और वो 2 सीटें कौन सी थी? आज इस वीडियो में सबसे अहम बात ये होनी है कि वो 2 नेता ऐसे कौन से थे जो कांग्रेस के इस लहर में भी जीत कर आ गए। ना वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, ना वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो फिर वो 2 नेता थे कौन? अगर वो जीत के आए थे तो इसका मतलब है कि उनका परचम बहुत अच्छा था। उन्होंने अपने जीत का परचम लहराया तो इसका मतलब था उस क्षेत्र में उनका नाम बहुत था, उनकी ताकत बहुत अच्छी थी, तब ना वो कांग्रेस की इस लहर में जीत के आए। तो अब बात करते हैं कि वो 2 नेता कौन से थे। और आपको बता दूं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी 1984 में और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सीटें थी, उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी एक कटाक्ष बहुत ज़्यादा करते थे भाजपा के ऊपर। हम 2 हमारे 2, जिसको माना ये जाता था कि हम 2 मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और हमारे 2 सांसद जो चुनाव जीत के आए थे। अब ये जानते हैं कि वो 2 बहादुर और वीर नेता थे कौन से जिन्होंने कांग्रेस की इस लहर में चुनाव को अपने नाम किया था। भाजपा को जीत दिलाने वाले डॉक्टर A.K. पटेल और चंदू पतला जंग रेड्डी थे। पटेल जी गुजरात की मेहसाना सीट से जीते थे, जबकि रेड्डी जी आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट से सांसद बने थे। तो ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कहा जाए तो जिन्होंने संसद में पहली बार कमल खिलाया था। बात करते हैं डॉक्टर A.K. पटेल जी की। पेशे से डॉक्टर थे, राजनीति का बहुत अच्छा शौक़ था, उसको फॉलो करते गए। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, विजयी भी हुए। जन्म 1 जुलाई 1931 को वहीं हुआ था जहां पे डॉक्टर साहब ने कमल खिलाया। और माना ये जाता है कि डॉक्टर साहब गुजरात के बहुत ही जाने माने डॉक्टर थे और 1975 से लेकर 1984 तक गुजरात विधानसभा के सदस्य भी थे। 1977 में डॉक्टर साहब को गुजरात भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1984 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया गुजरात में। और फिर 1984 में भारतीय जनता पार्टी के ही सीट से सांसद का टिकट लिया और सांसद ही जीते। उसके बाद 5 बार लगातार सांसद रहे। और फिर 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो केंद्रीय मंत्री भी बने। अब बात करते हैं दूसरी सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, रेड्डी जी की। जन्म इनका हुआ था 18 नवंबर 1935 में। आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के एक गांव के स्कूल में वह शिक्षक रहे। भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई तो वह उससे जुड़े और 1967 से 1984 तक वह लगातार 3 बार विधायक रहे। और फिर 1984 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा से सांसद भी बने। उसके बाद कहा यह जाता है कि छात्र जीवन में भी वो राजनीति से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और कई आंदोलनों में भी जुड़े। तेलंगाना आंदोलन में रेड्डी जी जुड़े और राम जन्मभूमि आंदोलन में रेड्डी जी की एक अहम भूमिका भी थी। तो ये 2 सीटें थीं जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीती थी। लेकिन 1984 के इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि अध्यक्ष थे पार्टी के, वो चुनाव हार गए। माना ये जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का चुनाव बहुत मजबूत है, हरा नहीं सकता उन्हें कोई। बिल्कुल 110% कन्फर्म था कि चुनाव जीत जाएंगे। 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था। बचपन बीता और जन्म स्थान था तो सीट भी ग्वालियर चुनी। और 1971 में वहाँ पे चुनाव भी लोकसभा का जीता था। तो वाजपेयी जी का चुनाव काफ़ी मजबूत था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हुई कि नामांकन के दिन कांग्रेस ने, कहा जाता है कि राजीव गांधी जी के कहने पर सिंधिया परिवार ने नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया। ये भी कहावत है कि ये भी कहा जाता है कि
ऐसा करने के लिए माधवराव सिंधिया जी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था। कहा जाता है कि ग्वालियर की महारानी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन में थी, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी माधवराव सिंधिया जी से बहुत ही बड़े वोटों के अंतर के साथ हार जाते हैं चुनाव। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चला कि माधवराव सिंधिया जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको भी आशंका हुई थी कि चुनाव हार जाऊंगा उनके सामने। राजघराना था भाई, वहाँ राजघराना परिवार का परचम अलग ही था। तो उसी के बगल अटल बिहारी वाजपेयी जी भिंडे की सीट से लड़ना चाहते थे। वो गए भी नामांकन अपना दाखिल करने, लेकिन वहाँ समय तक पहुँच नहीं पाए, समय बीत चुका था, जिसकी वजह से उनको ग्वालियर से ही चुनाव लड़ना पड़ा और चुनाव हार गए अटल जी। और एक समय ऐसा आया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री भी बने, कमल का परचम भी लहराया, कमल खिला भी। उनका एक वाक्यांश जो हमेशा वायरल होता है, कीचड़ में कमल खिलता है, वो भी वायरल हुआ और वाकई कीचड़ में कमल खिला भी। एक समय था जब उनकी 2 सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया। तो भरी लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि एक समय आएगा हम 2 से 300 जाएंगे, 400 जाएंगे। आज आप हम पे हंस रहे हैं, कल देश आप पे हंसेगा, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। आज लगभग उसी कगार पे कांग्रेस खड़ी है और 414 सीटों से सीधे 55, 51, 52 सीटों पे कांग्रेस आ गई। ऐसा समय आ गया है कांग्रेस का कि कहीं कहीं न जाने कितने राज्यों में खाता नहीं खुल रहा है, एक भी सीट नहीं जीत पा रही है कांग्रेस। ऐसी हालात हैं और शायद पूरे कांग्रेस के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार अब 2014 के बाद ऐसा हुआ कि इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस के लिए आई और कांग्रेस का इतिहास ख़राब हुआ। जिस पार्टी का इतिहास बहुत ही मजबूत था वो वर्तमान में ऐसे गिरती गई, और जिस पार्टी का इतिहास ख़राब था, जो जूझते थे, लड़ते थे, गिरते थे, संभलते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे, आज वो पार्टी कहाँ खड़ी है इसका अंदाज़ा आप सभी को है और आपको इसके रिज़ल्ट्स भी पता हैं। एक नज़र डालेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ग्रो किस किस स्टेप में हुआ है। 1984 में 2 सीटें जीतने वाली भाजपा के पास अभी वर्तमान में 303 सांसद हैं और कांग्रेस उस समय 414 सीटें, एक समय था जब 414 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी और आज सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई। साल था 1984 का जब भाजपा के पास सिर्फ 2 सीटें थी। पार्टी ने मेहनत किया तो अगले चुनाव में पार्टी 85 सीटों के साथ अपने संगठन को मजबूत किया। फिर समय बदला, समय आगे बढ़ा। 1991 में पार्टी 120 सीटें जीती, फिर 96 में 161 सीटें और 98 में 182 सीटें जीती और सरकार बनाई। फिर 99 में 182 सीटें जीती, 2004 में 138 सीटें जीती, 2009 में 116 और 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ 282 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ फिर से बहुमत में आई। एक प्रचंड बहुमत जिसे कहा जाता है, वो बहुमत 2014 के भी इलेक्शन में दिखा, 2019 के इलेक्शन में भी दिखा। और उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की सभा में नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना स्पीच रखा उसमें भी 2024 का जिक्र किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक पंडित जो होते हैं वो 2019 में क्या कह रहे थे, 19 के चुनाव में क्या कह रहे थे कि भाजपा ऐसा, भाजपा वैसा, सीटें कम हो जाएंगी, सीटें ये हो जाएंगी, लेकिन एक प्रचंड बहुमत आया। और फिर एक कारवां चला कि 2024 के चुनाव के पहले भी ऐसा हुआ कि अब सीटें कम होंगी, सीटें कम होंगी, लेकिन 2024 का रिज़ल्ट, 2024 का नाम लेकर उन्होंने ये बताया कि इस बार 303 सीट से भी ज़्यादा आएगी। तो ये था भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान। तो भारतीय जनता पार्टी के इस संघर्ष से रिलेटेड अगर कोई भी टिप्पणी आपको करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, अपने रिएक्शंस डालिए और चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।